बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टुंड्रा इकोसिस्टम। ये हमारे चैप्टर नंबर 26 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हम सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने इकोसिस्टम्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो पढ़ ली हैं। अब टुंड्रा इकोसिस्टम क्या है, टुंड्रा का मीनिंग क्या है, इस इकोसिस्टम को टुंड्रा इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है। टुंड्रा जो है वो एक फिनिश वर्ड है, टुंड्री उससे ये निकला है। ठीक है, और टुंड्री जो है इसका मीनिंग है ट्रीलेस। तो टुंड्रा इकोसिस्टम ट्रीलेस रीजन होता है, यानी वहाँ पर किसी किस्म के कोई ट्रीज़ आपको नज़र नहीं आते। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टुंड्रा इकोसिस्टम की डायग्राम है और यहाँ पर आपको किसी किस्म की जब प्लांट लाइफ को आप देखें तो यहाँ पर कोई आपको ट्रीज़ जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा आप ये वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में टुंड्रा नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रीज़ नहीं है, ये ट्रीलेस रीजन है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो टुंड्रा बायोम है ये कोल्डेस्ट बायोम है। सारी इकोसिस्टम्स में से सबसे ज़्यादा जो कोल्ड रीजन है वो कौन सा है, टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर में वो आपको दिखा रहे हैं कि फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर मौजूद है, टुंड्रा रीजन में मौजूद है। और इससे पहले आप ये सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो इनको पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ये पे इसके ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल रीजन, देन टेम्परेट रीजन। ठीक है, और इसमें आपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी पढ़ा, डेजर्ट इकोसिस्टम को भी पढ़ा। टेम्परेट के बाद आपने कॉनिफेरस फॉरेस्ट में टाइगर को भी पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो अब हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, टुंड्रा इकोसिस्टम, जो कि ट्रीलेस रीजन है, इसमें ट्रीज़ नहीं होते, ये कोल्डेस्ट रीजन है। इसी कोल्ड की वजह से, इसकी इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर ट्रीज़ मौजूद नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोइंग सीज़न है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न की वजह से यहाँ पर इतनी ग्रोथ प्लांट्स की नहीं हो पाती कि वो ट्रीज़ बन जाएँ, इसलिए यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम टुंड्रा इकोसिस्टम की लोकेशन की बात करें तो ये पोलर रीजन्स में मौजूद होता है। ठीक है, इक्वेटर से आपको पहले मैंने बताया था कि पोलर रीजन्स कौन से होते हैं, दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, इक्वेटर सेंटर में होता है और उसकी जो एक्सट्रीम्स होती हैं, ये नॉर्दर्न साइड पे भी और सदर्न साइड पे भी, वो क्या होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर कराक्रम और हिंदू कश, जो को हिंदू कश की माउंटेन्स हैं, वहाँ पर ये वाला जो टुंड्रा इकोसिस्टम है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लाइमेट की बात करें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, तो ये कोल्डेस्ट बायोम है और उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, इस वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ठीक है, अब दो टाइप्स हैं टुंड्रा इकोसिस्टम की और उनमें से हम एक जो टाइप है उसको यहाँ हमारे सिलेबस में है आर्कटिक टुंड्रा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो दूसरी टाइप है उसका नेम क्या है, एल्पाइन टुंड्रा। तो चूँकि हमारे सिलेबस में सिर्फ आर्कटिक टुंड्रा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह का होता है आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वाक़या है। ठीक है, नॉर्थ पोल को एनसर्कल कर रहा होता है, कोल्ड है, इसके अंदर डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती हैं और ग्रोइंग सीजन जस्ट इसके अंदर पूरे साल में सिर्फ कितना होता है, 50 to 60 डेज़। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम जो है ग्रोइंग सीजन होता है, कितना शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत कम प्लांट्स और बाकी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रीज़ मौजूद नहीं होते। यहाँ पे आप इसके कोल्ड का अंदाज़ा इस वहाँ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ ये नज़र आती है, इस वजह से नज़र आती है कि यहाँ पर समर टेम्परेचर 3 to 12 सेंटीग्रेड होता है, जो कि लाइफ के होने का सबूत है। ठीक है, इसके अलावा इतना लो टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा की रेनफॉल की बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा के डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट रेनफॉल होती है, लेकिन एवरेज जो रेनफॉल बनती है वो क्या होती है, 15 से 25 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन है। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ये आप सबको पता है कि फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन एनी फॉर्म, चाहे वो स्नो की फॉर्म में हो, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन है यहाँ के इस रीजन की आर्कटिक टुंड्रा की, वो 15 to 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगर हम टुंड्रा इकोसिस्टम के अंदर प्लांट लाइफ की बात करें तो जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि यहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर होता है, स्फीयर कोल्ड है, इसलिए ये ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है, प्लांट्स की ग्रोथ को। चूँकि प्लांट्स की ग्रोथ रिड्यूस होती है इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं। ड्वार्फ होते हैं रिड्यूस इन साइज़। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि फ्यू सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होते, बड़े नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पर लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो थोड़े लार्ज होते हैं, और लाइकन्स में जो लाइकन्स की एग्जांपल है उसमें रेंडियर मॉस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये वाले जो प्लांट्स हैं स्मॉल पेरेनियल फ्लावर्स के साथ ग्राउंड जो है वो कारपेटेड होता है, ठीक है। ड्वार्फ विलोज होती हैं। अब अगर विलो की बात करें तो विलो इतना ये शॉर्ट सीज़न होता है कि विलो जो है 4 इंचेस की तकरीबन होती है, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर हाई विलो प्रेजेंट होती है। और उस 10 सेंटीमीटर में से भी 7 सेंटीमीटर उसका सिर्फ क्या होता है, ट्रंक होता है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 10 सेंटीमीटर की विलो है ये टाइम कितना लेती है 10 सेंटीमीटर तक ग्रो करने में, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड होगी, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड ग्रोथ होती है, शॉर्ट पीरियड होता है ग्रोथ का, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। और यहाँ पर इसलिए कोई ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होते, जस्ट यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट्स और लाइकन्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल लाइफ की बात करें तो एनिमल में लाइफ में यहाँ पर जो स्टैंडिंग पूल्स हैं वहाँ पर मॉस्किटोज़ प्रेजेंट होते हैं, वो मॉस्किटोज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये मॉस्किटोज़ और दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं वो फिर फूड बन जाते हैं यहाँ पर इस रीजन में मौजूद बर्ड्स के लिए। और इस रीजन में कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं, यहाँ पर डक्स हैं, गीज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारे ये जो डक्स और गीज़ वगैरह हैं ये अपने नेस्ट और के लिए माइग्रेट कर जाते हैं काफ़ी दूर तक, और वहाँ पर जाकर ब्रीफ समर फीस्ट जो है वो लेते हैं अपनी यंग वंस को नरिश करने के लिए, उनको रेस करने के लिए। फिर टुंड्रा वेजिटेशन जो है, इस टुंड्रा की वेजिटेशन पर लेमिंग्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर फीड करते हैं, और उन लेमिंग्स को फिर वॉल्व्स जो हैं वो खाते हैं, ठीक है, वो उनकी खुराक बन जाते हैं। इसके अलावा स्नोई ऑल्स, आर्कटिक फॉक्स और इवन ग्रिजली बियर्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये सारी यहाँ पर क्या होती है, एनिमल लाइफ होती है। उसके बाद अगर हम लास्ट में इसके ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे पिछले तमाम इकोसिस्टम्स में आपने ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इकोसिस्टम भी ह्यूमन इम्पैक्ट से खाली नहीं है। यहाँ पर हालांकि बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं, कोल्ड रीजन है, इसके बावजूद ह्यूमन इम्पैक्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ सिर्फ जो सेंटर्ड होती हैं वो उन आर्कटिक रीजन जो ये टुंड्रा रीजन है उसके उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर पाइपलाइंस हों, ऑयल ड्रिलिंग साइट्स हों, माइंस हों, मिलिट्री बेसिस हों। तो वहाँ पर सिविलाइजेशन जहाँ पर लोकलाइज्ड होती है, इनके इर्द गिर्द टुंड्रा इनहैबिटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ चूँकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है, और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, तो यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, और वो इतना असर डालती हैं जो सेंचुरीज़ तक वहाँ पर असर वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर वो लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। अब इस लास्ट टॉपिक में आपको ये कवर कर रहा है कि जितने भी इकोसिस्टम्स पढ़े हैं वहाँ पर आपने ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ा है। एक्चुअली ह्यूमन इकोसिस्टम का ही हिस्सा होता है, ठीक है, ह्यूमन इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, तो बहुत कम इकोसिस्टम रह गए हैं जो इससे डिस्टर्ब ना हुए हों, ह्यूमन ने जिनको डिस्टर्ब ना किया हो, अनडिस्टर्ब रहे हों। ह्यूमन के काफ़ी सारे फ़वाइद भी होते हैं, ह्यूमन के अच्छा इम्पैक्ट भी है इकोसिस्टम पे और बुरा इम्पैक्ट भी है। जैसे एफॉरेस्टेशन हो तो अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो तो वो क्या है, बुरा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम्स अब बहुत कम ऐसे रह गए हैं जो अनडिस्टर्ब्ड हों। ज़्यादातर जो इकोसिस्टम हैं वो ह्यूमन ने क्या किए हुए हैं, उनको डिस्टर्ब किया हुआ है, ठीक है। और एक इकोसिस्टम जहाँ पर जितने ज़्यादा पीपल मौजूद हों, जितना ज़्यादा वो डोमिनेटेड हो पीपल से, वो उतना ही सिंपल होता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स और एनिमल लाइफ की वो कम हो जाती हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन कम हो जाती है बनिस्बत किसके, एज अ कंपैरिजन अगर आप देखें अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम को, ठीक है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तमाम इकोसिस्टम्स पर, इसलिए ह्यूमन और इकोसिस्टम जो है वो एक दूसरे का आप कह सकते हैं कि एक एसेंशियल पार्ट है। ह्यूमन पार्ट है किस चीज़ का, किसी भी इकोसिस्टम का।